नाम भी कोई अपने खानदानों के और किसी के नाम से मशहूर होकर कोई गांव चलता है, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ हम लोग हैं, जिनके साथ, जिनके शहर का, जिनके परिवार का और आज राष्ट्र का नाम ज़रूर ऊंचा होगा। सनी के सिंह जी हमारे बीच है। और सर मैं चाहूँगी कुछ अपनी पृष्ठभूमि आप बच्चों से साझा करें। हमारी दिव्य कला मेला में आपका स्वागत है। आप यहाँ कुछ अपना पृष्ठभूमि, अपना बैकग्राउंड। मेरा नाम जैसे मैडम ने बताया सनी के सिंह है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के गोपालगंज ज़िले का, और 2018 बैच का मैं IAS ऑफिसर हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं DM न्यू दिल्ली पोस्टेड हूँ। इसके पहले मैं अरुणाचल प्रदेश में था, डिफरेंट कैपेसिटी में, कहीं पे ADM और कहीं पे DM की कैपेसिटी में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मैंने सर्व किया। और हाल ही में मैं यहाँ पे आके 2 महीने पहले से DM न्यू दिल्ली पोजीशन पे कार्यरत हूँ। तो जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। 2013 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, अभी उसको DTU बोलते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद से मैंने इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में थोड़े टाइम काम किया और वहीं से फिर एग्ज़ाम देके इसमें सेलेक्ट हुआ। तो सर बहुत अच्छा बैकग्राउंड है आपका कि आपने ग्रीन स्टेट्स में काम किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और सर अब आप जो है दिल वालों की दिल्ली में हैं, और वो भी दिल वालों की दिल्ली के बिल्कुल कोर दिल्ली में, जिसे कहते हैं नई दिल्ली ज़िले में। तो सर यहाँ आप पर्यावरण को लेकर और कैसे रक्षा करेंगे, और कैसे ये जो स्मोक है इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको हैंडल करें और जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा सा साझा करें। देखिए, अरुणाचल की जहाँ तक बात करें तो आप सभी लोग हो सकता है वहाँ पे नहीं गए होंगे, बट 4-5 साल रहने के बाद मैंने ये फील किया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह मैक्सिमम 4-5 से ज़्यादा जाता ही नहीं है। और मेरे को लगता है 99% ऑफ द टाइम ज़ीरो रहता है। 1% ऑफ द टाइम 5 से 10 के बीच जाता होगा, जो हमारे यहाँ पे 100-150 को हम ठीक मानते हैं। वहाँ पे 0 से अगर 10 जाता है तो भी लगता है कि ख़राब हो गया एयर क्वालिटी। तो सिंस 80% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर डेली बेसिस पे लोगों की हम दिनचर्या की बात करें तो अभी भी जंगल में जाते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की उनकी वॉक होती है। और जो भी चीज़ें करना होता है, गाड़ियों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो साइकिलिंग है, खास करके वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। और उसके चलते अगर आप उनके हेल्थ इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी उस चीज़ में भी आप कोरिलेट कर पाएंगे कि उन लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ काफ़ी कम है। तो जो पर्यावरण है और जो ह्यूमन हेल्थ है, हम सोचते हैं, और इवन विकास की भी अगर बात करें, डेवलपमेंट की भी, तो वो तीनों को रिलेटेड है। कई बार हमें लगता है कि जो डेवलपमेंट है मतलब सिर्फ निर्माण हम करें, बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, अच्छे रोड बनाएं, इससे डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। बट मुझे लगता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ उसका एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट होता है और उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब जहाँ तक बात करें कि दिल्ली के पर्यावरण को और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसकी समस्या को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें ठीक है, सरकार की भी अपनी एक भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी भूमिका है, बट उसके साथ साथ हम सब की भी एक भूमिका है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करें, साइकिलिंग करें। अगर छोटी मोटी चीज़ों के लिए कई बार होता है कि घर से दुकान तक जाना है, उसके लिए भी हम बाइक लेके, स्कूटी लेके जाते हैं। अगर हम अपने लेवल पे अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कट करें तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। तो सर का कहना था कि हम राइट्स तो तुरंत मांग लेते हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन क्या वाकई इस कर्तव्य पथ पर, चलिए आइए शपथ लेते हैं कि हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। कई बार हम अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं, तो सर ने कितने सुंदर तरीके से ये मैसेज दिया कि हम भी कभी कभी साइकिलिंग करें और पर्यावरण की स्वयं भी रक्षा करें। तो सर आपको, जैसे ये दिव्य कला मेला है, ये हमारा दिव्यांगों का मेला है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? और दिव्यांगों का जैसे ये मेला ऑर्गेनाइज हुआ है, और दिल्ली में तो G20 भी होता रहता है, कई इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते रहते हैं,
तो कैसे हम जनता से, तंत्र से और आपके साथ इसको आगे देखेंगे, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है और आपने इतनी कम आयु में आसमान छुआ है कि आपको जो सर्वाधिक जानने वाला पुरस्कार है पीएम एक्सेलेंस अवार्ड, वो आपको इतनी कम आयु में प्राप्त हुआ है। तो कैसे सर हम आसमान छू सकेंगे बाकी लोग? मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में इंक्लूसिवनेस की जब हम बात करते हैं, जी, तो अभी यहाँ पे भी यंग लोग हैं, हम लोग भी जब बच्चे थे तो बचपन से जब तक इतनी समझ नहीं होती है 18 साल तक यूजुअली बोलते हैं कि ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो उस टाइम पे ही जब आपका फाउंडेशन बेसिकली सोसाइटी को लेके, बिल्कुल बिल्कुल, जब हम अपनी फाउंडेशन बना रहे होते हैं, जब बच्चों को जब नींव पड़ रही होती है, हाँ जी, तो वो नींव में ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी इंक्लूसिव रहनी चाहिए और जो मतलब बेस्ट पॉसिबल सोसाइटी हो सकती है, जो हम अगेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो इंक्लूसिव होना चाहिए। चाहे मान लीजिए कि हमारा एरिया डेवलप ही हो जाए और एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हों और दूसरी तरफ मतलब जे क्लस्टर हो, तो उसमें इंक्लूसिवनेस की बात नहीं आ पाती है। मैं कहता हूँ कि इमारतें चाहे छोटी हो, बट हर वर्ग के लोगों को रहने के लिए अच्छा जगह मिले, अच्छा उनको फैसिलिटी मिले, एनवायरनमेंट मिले। तो इसी चीज़ को लेके मैं सोचता हूँ कि अगर आज ये जो मेला देख के मुझे यही लगा कि इसमें इतनी सारी टैलेंट, मैं इस मेले में आप सब पता नहीं क्या देख रहे होंगे कि इसमें तरह तरह की चीज़ें बिक्री की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, बट मेरे को इस मेले में तरह तरह के टैलेंट दिखे। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग लकड़ी से, आप सोचिए कि जिस लकड़ी को आप देखते होंगे तो लगता होगा कि ये खराब लकड़ी पड़ी हुई है, उसको कास्ट करके और एक सुंदर सा फर्नीचर बना देना, उससे कुछ एक खिलौना बना देना, तो एक बहुत ही मतलब मैं आई वॉज रियली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाई सीइंग ऑल दोज क्राफ्ट। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखते हुए हमारे अंदर और संवेदनशीलता आनी चाहिए, सेंसिटिवनेस बढ़नी चाहिए, और आप जहाँ भी जाएं, जिधर भी रहें, जब भी आप इंटरैक्ट करते हैं हमारे दिव्यांगजन के साथ, तो एक मूलभूत रिस्पेक्ट के साथ और एक ये फीलिंग रहनी चाहिए कि हम एक इंक्लूसिवनेस के हिसाब से उनको देखें और हमारे बराबरी मैं वही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ हम नहीं कर सकते, जो एक एबल और जो भी मतलब 100% अपने आप को फिट मानते हैं, जो चीज़ वो नहीं कर सकते, उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इस मेले में आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी के लिए जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जिनके क्राफ्ट आज हमें देखने को मिला है, आई फील रियली प्राउड कि ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं जो इस तरीके से टैलेंट अपने पूरे मतलब मुझे लगता है कि इस परिस्थिति के साथ एक हिम्मत और एक मोटिवेशन और जज्बा लेके चलना और इस मुकाम तक पहुंचना, हम ये बोलेंगे कि यही एक मोटिवेशन है इनके लिए। हम ये बोलेंगे कि चाहे आदमी जितना भी कुछ कर ले और हम लोग जितना भी कुछ कर लें, बट ये जज्बे को हमारी तरफ से सलाम है और हमें इससे सीखना भी चाहिए और हमें इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। सर ये हम इंडिया गेट पर हैं, इंडिया गेट साक्षी है, तो सर विकास की मुहिम और इतिहास, क्योंकि ये इतिहासों का शहर है और यहाँ पे आर्कियोलॉजी भी है, तो सर इतिहास और विकास में कैसे हम समतलता और बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो मुझे लगता है कि कभी भी हम अगर विकास करें तो हमें इतिहास को ध्यान में रख के ही करना। जी, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने हिस्ट्री को भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसी चीज़ें हम कर बैठते हैं जो पीछे हुई है। अगर हम बात करेंगे, आप सभी यूथ हैं, आपने पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वो ख़त्म कैसे हुआ, तो उसके कई सारे थियरीज हैं, जिसमें एक थियरी आती है कि मैसिव फ्लडिंग हुआ था। जी। तो मैसिव फ्लडिंग, इसका मतलब कि एनवायरमेंटल इशू रहा होगा जिसके चलते मैसिव फ्लडिंग हो गई। तो उस चीज़ से अगर हम सीखें तो जो भी हम विकास की बात करते हैं, अगर विकास और हमारा एनवायरनमेंट के बीच में सामंजस्य ना रहे, तो ऐसा जैसे चाइना की अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा समय चाइना में आ गया था जिस टाइम पे उनकी AQI 1500-2000 मतलब लोग बीमार पड़ रहे थे, रह नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं घूम पा रहे हैं। फिर बाद में उन लोगों ने उस चीज़ को करेक्ट किया। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से समझें तो अपने विकास में हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे पीछे करके हमें घाटा हुआ। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा
सामंजस्य है और हमें हिस्ट्री को, इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि सही बात है, कई बार महल भी खंडर हो जाते हैं, उस वक्त वो इमारतें होती हैं और फिर वो खंडर हो जाते हैं। तो ये जो सामंजस्य की बात की है वो बहुत अच्छी की आपने, और जो सीखने का विषय रखा कि हमें सीखना चाहिए, तो मुझे लगता है आपने चूंकि सीखने पर आपका पुरजोर ध्यान रहा है जीवन उपरांत, तो इसीलिए शायद न्यू एज लर्निंग स्कीम में आपको अवार्ड मिला। और आपने जो सीखने की बात में, कई बार जब भी आपसे बातचीत होती है तो आप लर्निंग पर फोकस दिखता है। और तो सर वो जो न्यू एज लर्निंग सेंटर पर आपको विशेष एक पुरस्कार मिला और इतनी कम आयु में पीएम सर ने उससे आपको पुरस्कृत किया, तो कैसा महसूस हुआ? और उस पर सर कुछ प्रकाश डालिए बच्चों को और सबको बताइए कि कैसे। न्यू एज लर्निंग सेंटर जो है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेके बताना बताना चाहूँगा। चाहती कि दिव्यांगों के जो स्कूल्स हैं उसमें भी सर हम इसको न्यू एज लर्निंग स्कीम को हम जो अडॉप्ट कर सकें। तो ये क्या है, जैसे हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, आप सभी यूज़ करते होंगे, और कहीं ना कहीं आज के जो मोबाइल का जो ज़माना है और सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसमें कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी की रेलिवेंस है, किताबों की जो रेलिवेंस है वो कम होती जा रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो लाइब्रेरी यूजुअली रीडिंग के लिए होती है, हम उससे हट के लर्निंग की तरफ शिफ्ट हुए कि लाइब्रेरी सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं होगी, वहाँ सिर्फ किताबें नहीं होंगी, वहाँ पे तरह तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे। उसी लाइब्रेरी में सैटरडे और संडे के दिन में कोई अगर बच्चा जिसको गिटार सीखने का शौक़ है, अगर कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, उसको वो चीज़ करना चाहता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, किसी को रूबिक्स क्यूब सीखना है, तो वो सारी चीज़ें सैटरडे और संडे को सिखाई जाती हैं उसी सेंटर। और वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मंडे से फ्राइडे तक कितने घंटे किताब पढ़ा। वाओ, मतलब आवर्स, अगर आपने वैल्यूएशन है कि आप कितने घंटे किताब पढ़े। अगर आप वीकडे में 10 घंटे किताब पढ़ते हैं उस सेंटर पे आके, तो उसके इक्विवेलेंट 2 घंटे आपको फ्री में गिटार लर्निंग सेशन मिलेगा। वाओ, दैट्स वेरी गुड कि इतनी कम एज में जो है बच्चों को रिवॉर्ड्स अगर इस तरीके से मिलेंगे कि लर्निंग के बदले लर्निंग, यू नो, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में वैल्यू उस चीज़ के लिए, जैसे अगर कोई ड्रोन उड़ाना चाहता है, ड्रोन उड़ाना सीखना चाहता है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको वीडियोग्राफी की शौक है जी, तो सैटरडे संडे वो चीज़ करेगा, बट मंडे टू फ्राइडे में उसने रीडिंग आवर करना पड़ेगा, मिनिमम रीडिंग। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों को दोनों चीज़ में एक्सपोजर मिला। एक जो रीडिंग तक हम सीमित रहते थे लाइब्रेरी में, तो उसको हम लोगों ने अपलिफ्ट करके लर्निंग तक लेके आए, ताकि उस बच्चे का पूरा पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट को हम टच कर पाए। हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म हिज पर्सनालिटी एंड हिज लाइफ। तो ये जो सेंटर है अरुणाचल में हम लोगों ने शुरू किया था, अभी 5 टोटल सेंटर है। यहाँ पे भी जैसे आप कह रहे हैं कि दिव्यांग जनों के लिए, हाँ, तो हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, कुछ ऑर्फनेजेस हैं, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे भी हम इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी टाई अप कर रखे हैं CSR में, इस तरीके के सेंटर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और सर दिव्यांगों का जो रोजगार है, मुझे लगता है वो भी इससे मजबूत होगा, क्योंकि सर एक ऐसा मैन पावर है ये जो दिव्यांगजन कई बार छूट जाता है रोजगार से भी और वोट बैंक से भी। तो ये एक मजबूत पक्ष है जिसको मुझे लगता है रोजगार भी दिया जा सकता है। जब ये आपकी न्यू एज लर्निंग स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तो उससे रोजगार भी मिलेगा, वो बूस्ट होगा। और सर रोजगार में हमें लगता है कि स्पीड होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए और सेवा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम दिव्यांगों के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है एक सेवा भाव भी जागृत होता है। और जो आप ह्यूमन इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर निकल कर आते हैं। और आजकल यूएनओ की रिपोर्ट्स भी कहती हैं अगर हैप्पीनेस इंडेक्स हाई होना चाहिए, रिचर इज द पर्सन हु हैज अ हायर हैप्पीनेस इंडेक्स। तो एक सेवा करके सर खुशी भी होती है। तो सर बताइए कि कैसे हम ये जो करंट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हम इनको भी सम्मिलित करते हुए कैसे वोट बैंक बढ़ाएं और कम से कम वोट करें, इंसान अपने लिए जागरूक हो। अगेन हमारे यंग लोग हैं, उनको मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि न्यू दिल्ली हमारे पूरे देश का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है। और इलेक्शन जो होते हैं, आप सुनते भी होंगे और हम ये चीज़ को बार बार सुनते रहते हैं कि इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का नींव होता है। तो डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल है वो कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है कि हम इलेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं।
और अनफॉर्चुनेटली हमारा न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो पीछे जितने भी इलेक्शन हुए हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत खराब रहा, बहुत खराब रहा। 52, 54, 55% तक हम सीमित रह जाते हैं। तो जो बाहर के जो भी कंट्री हमारे इलेक्शन को मेज़र करते हैं वो इंडिया के कैपिटल में किस तरीके की वोटिंग रही उससे मेज़र करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के तरफ से भी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के तरफ से स्वीप प्रोग्राम में तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं, उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। बट मैं बस एक छोटी सी चीज़ आपको सोचने के लिए मैं मजबूर करूँगा कि जितने भी आप लोग बैठे हैं कि आप अपने पूरे लाइफ में 18 साल के बाद आप इलेक्शन देने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप वोट इलेक्टर बन सकते हैं। मैंने देखा है कि इलेक्टर तो बन जाते हैं बट वोटर नहीं बन पाते। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 30 बार ही वोट कर सकते हैं। आप 18 साल से लेकर मान लीजिए आप 100 साल तक भी जीते हैं तो 72 ईयर्स हम मान लेते हैं, 82 ईयर्स में 5 साल पे इलेक्शन होते हैं तो 16 इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोकसभा की होंगी, और इतनी ही आपकी ये हमारी जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उतने। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है जो आप ज़िंदगी में बस 20 से 30 बार कर सकते हैं। बट हम लाइनों को देख के कि इलेक्शन उस दिन यूजुअली छुट्टी हो जाता है तो हम कहीं घूमने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, या फिर अगर मान लीजिए बूथ तक जाते भी हैं तो एक लाइन लगी रहती है जिसको देख के लगता है कि हम लाइन में क्यों खड़े रहें। बट मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन की कतार होती है, जो वोट देने की जो कतार होती है, उस कतार में खास करके नई दिल्ली के किसी भी पोलिंग स्टेशन के अगर आप वोटर्स के कतार में खड़े होते हैं तो उसमें आपको पूरे देश का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक साथ दिखता है। अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग एक साथ उस कतार में खड़े होते हैं। और जो हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, वो सारी डाइवर्सिटी आपको उस वोटिंग के लाइन में दिखता है। और ख़ास करके उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि अगर हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हैं या आप अपना कोई भी आईडी कार्ड बनाने जाते हैं, आप उसके लिए 2-2, 3-3 दिन जाते रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, नहीं बनता आप 10 बार भी जाते होंगे। आपको जितनी बार बुलाया जाता है उतनी बार जाते हैं, आप उतनी बार लाइन में लगते हैं। बट आप इसके अलावा एक और बात मैं करूँगा कि कोई कॉन्सर्ट अगर होता है किसी भी सिंगर का, आप उसके लिए 20 दिन पहले से भी लाइन में खड़े होकर टिकट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट जहाँ पे हमारे देश के विकास की बात आती है, आपके फ्यूचर की बात आती है कि आप फ्यूचर इंडिया को किस तरीके से देखना चाहते हैं, तो वो तो जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप वोट देंगे, जब आप वोट देने जाएंगे तो आप उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से देश फंक्शन करता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है। तो मुझे आप सभी से ये मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप सभी को अर्ज भी करता हूँ कि थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए कि कितना ज़रूरी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। और इस बार खास करके जो नई दिल्ली में हम लोग जितने भी हमारे यंग वोटर्स होंगे उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव्स भी हमने रखा है। हमारे यहाँ पे खान मार्केट है और भी जहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, हम उन लोग के साथ टाई अप कर रहे हैं कि अगर आप वोट दे के वहाँ जाते हैं तो उस दिन कुछ डिस्काउंट्स भी रहेंगे, मॉल में भी कुछ डिस्काउंट। तो वी आर प्लानिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप देश के अच्छे विकास और बेहतर भविष्य के लिए उस लाइन में आके खड़े होकर वोट दीजिए। जिन्होंने आज तक वोट नहीं दिया है, आई मस्ट से कि ये एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है जब आप आते हैं और अपने देश का भविष्य चुनते हैं। आप सोचिए, आप छोटी छोटी डिसीजन जो आप लेते हैं अपने लेवल पे कितना सोच समझ के लेते हैं। अगर आप मॉल में कोई कपड़ा ही खरीदने जाते हैं, आप 10 बार देखते हैं ये ठीक है या ये ठीक है। बट आप वोट देने की जब बात आती है, जब आपको देश का भविष्य चुनना है, आपको अपना खुद का भविष्य, कि आपके बच्चे किस माहौल में रहेंगे, उनके बच्चे किस माहौल में रहेंगे, उस चीज़ पे हम बिल्कुल एम्फेसिस नहीं करते, उस चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करिए, सोचिए। और खुद ही नहीं, मैं आप सभी को एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ खुद वोट देने मत जाएं,
आप अपने साथ अपने माता पिता, आपके जितने पेरेंट्स हैं सबको वोट देने के लिए लेके जाएं, अपने 4-5 दोस्तों को लेके जाएं, वोट दें। उसके बाद से जो भी आपको उस दिन छुट्टी मनानी है, जो भी मस्ती करनी है, उसके लिए भी हम लोग कुछ प्रावधान करने की सोच रहे हैं। बट पहले आप आके पोलिंग स्टेशन तक आएँ, वोट दें और अपने देश के भविष्य को चुनें। सर बहुत अच्छी बात कही आपने कि नेशन फर्स्ट, है ना। तो मतदान कितने अच्छे से आपने समझाया कि राष्ट्र, हम सही बात है कि हम एक कपड़ा लेने भी जाते हैं, एक लौकी तोरई भी लेने जाते हैं तो भी सर 4 बार देखते हैं वो भी ठीक है या नहीं। लेकिन जो है जब हम राष्ट्र के लिए चुनाव करने जाते हैं तो कई बार ऐसे ही पिकनिक्स पे चले जाते हैं। और सर आपको मैं एक सरप्राइज मैसेज भी वीडियो एक दिखाना चाहती हूँ। एक प्यारा सा बच्चा है प्रथमेश, उसको जो है अवार्ड मिला हुआ है एंड वो पीछे भी चलेगा। सर नमस्कार सर, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं 13 साल का हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं 13 साल का हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं एलिमकॉल थिंकरवेल लैब्स का ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं ब्रेन लिटरेसी के लिए काम करता हूँ। इसी साल मुझे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ और मैंने आपके बारे में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत सुना था। आपको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड प्राप्त हुआ अपने बेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिव्य कला मेला में नहीं आ पाया। तो शुभी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं आपके लिए एक मैसेज भेजूँ। तो आपको इस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं भी बड़ा होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना समय दे रहे हैं हमें। और मैं आपसे बस मैं भगवान से और प्रे करूँगा कि आपको और अवार्ड्स मिलते रहें अपने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए आप और जितना हो सके काम करते रहिए, उनके लिए और ज़्यादा काम करते रहें ताकि हम सभी को सुविधा हो। और बाकी फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ये बच्चा भी नेशनल अवार्ड ही था, तो मैं तो सम्मान नहीं कर सकती थी, मैं तो बहुत तुच्छ सी थी, तो मुझे लगा एक नेशनल अवार्डी बच्चे से आपका सम्मान कराया जाए। तो सरप्राइज फॉर यू। थैंक यू सो मच मैडम। और मैं चाहूँगा कि आप इनको हमसे बिल्कुल सर। और 4 पंक्तियों से मुझे लगता है कि हम फिर कभी मिलेंगे। और सर मुझे लगता है कि दिव्यांग हम सब हैं सर। जैसे राष्ट्र को अगर अच्छा मतदान नहीं मिलेगा तो राष्ट्र दिव्यांग हो जाएगा, तो ऐसे ही मतदान भी करें। और सर अगर हमें ज्ञान की कमी है तो हम सब दिव्यांग हैं, कहीं ना कहीं कभी हमें स्वयं को ज्ञान से भरपूर करने की ज़रूरत होती है। तो कभी कला से, तो कभी आर्ट से, कभी लिटरेचर से, कभी टूरिज्म से और कभी आध्यात्म से। तो कहीं ना कहीं ये दिव्यता आप सबको कहीं ना कहीं ज़िले में है, एक जिम्मेदार ज़िले में है, तो आप प्रोवाइड कराते रहें। और 4 पंक्तियों से मैं कुंवर बेचैन जी की ये बात कहूँगी कि पूरी धरा भी कैसे आप बैसाखी बन सकते हैं इस नई दिल्ली ज़िले की, और वो भी आजकल मतदान है, बहुत अच्छे समय में आप यहाँ आए, आपका वेलकम हुआ। और कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चल रहे हैं लोग एक पाँव से, चलने को तो चल रहे हैं लोग एक पाँव से, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और मुझे यकीन है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को एक ऐसा ही बैसाखी प्राप्त हुई है। और कहीं ना कहीं आप इस पूरे क्षेत्र को, क्योंकि सर यहाँ साहित्य अकेडमी भी है, इतनी चर्चाओं का विषय है, पार्लियामेंट भी है और चर्चाएं आपसे करते रहेंगे, कभी पार्लियामेंट पे, कभी साहित्य अकेडमी पर, और टूरिज्म भी है, सब कुछ है एक। और आपने भारत की विविधता भी देखी हुई होगी जब आप मसूरी कैंप्स में होंगे, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आप इस नई दिल्ली में वो जो भारत की विविधता आपने देखी है, समझी है, उसको यहाँ एकत्र करते हुए आप भारत को, जैसे आपको एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, मुझे लगता है ये शुरुआत है। और आप राष्ट्र को सम्मान देते रहेंगे और राष्ट्र आपको सम्मानित करता रहेगा। थैंक यू सो मच मैडम। और लास्ट में एक बार आप सभी को जाने के पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग आप सभी के पास मोबाइल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आप जाके इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद से अगर आप लोगों ने 18 साल क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक आपकी वोटर आईडी कार्ड नहीं बनी है, तो अभी स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, अभी भी आप उसको बनवा सकते हैं। फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 आपने भरना होता है, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाके आप इसको देख सकते हैं, भर सकते हैं। भरने के बाद से उसमें बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, आपका बस आधार कार्ड
होना चाहिए, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ कुछ हो, फ़ोटो आईडी उसमें कुछ आपकी फ़ोटो हो, उसके बेसिस पे आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है बनाने का, तो मैं आप सभी को अर्ज करूंगा कि अगर आपने 18 साल पूरा कर लिया है और अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो आज ही ऐप डाउनलोड करें, उस पर अप्लाई करें। हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका एपिक कार्ड बनके आपके पते पे, आपके घर पे पहुंच जाता है। तो एक छोटा सा ये आप अपने लेवल पे अपने क्लिक करके इस चीज़ को करें। और मैं आप सभी से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, जो आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके माँ पिता हैं, उन सभी को आप प्रेरित करके इस इलेक्शन में ज़्यादा करके आप लोग भी वोट देने आए और अपने साथ कम से कम 5-10 लोगों को और मोटिवेट करें, जो आके हमारे देश का जो इलेक्शन आने वाला है इस नई दिल्ली का, उसमें आके वो वोट दें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks for coming. Thanks for being here.